आइए बच्चा पार्टी, हम लोग अब आ चुके हैं जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स में, राइट। सर हमने तो पहले पढ़ रखा है वैल्यूएशन चैप्टर। एक बात बताता हूँ, ये वैल्यूएशन रूल्स बहुत इजी है। बस एक सिंगल रीडिंग हमारे साथ चलना है, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं मारना है, राइट। हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स और प्रोविजंस जानेंगे वैल्यूएशन के, प्लस कुछ सेलेक्टेड लोगों पर जीएसटी कैसे पे करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन एयर ट्रेवल एजेंट का आता है, मनी चेंजर का आता है, लॉटरी का आता है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। जीएसटी रेट्स, जैसे आप लोग टूर एंड ट्रेवल्स, आप लोग जीटीए का रेट जानते हो। जीटीए का रेट दो कॉन्सेप्ट है, 5% और 12%। आप लोग रिवर्स चार्ज में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का रेट जानते हो। वैसे ही कुछ रेट्स आपको और जानने हैं, लाइक आपका मनी चेंजर जो करेंसी एक्सचेंज करता है उनके लिए, जो करेंसी से एक्सचेंज करता है, जो लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो लोग किस रेट से जीएसटी पे करते हैं, एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या कोई कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस चलाती है तो वो कैसे जीएसटी पे करते हैं। और भी है हमारे सामने, फर्स्ट पेज पे ही बताऊंगा। बोला सर पहले भी तो आप हमें वैल्यूएशन करके कुछ पढ़ा रखे हो। हाँ, आपको मैं सेक्शन 15 पढ़ा रखा हूं। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर सेक्शन 15 पढ़ा रखा हूं। लेकिन वहां पर था क्या, हमने वहां पर मात्र 3 सब सेक्शन पे फोकस किया, 15.1, 15.2 और 15.3, राइट। 15.1 वहां पर बोलता है कि प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन एंड बायर सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड। प्राइस जो आपका प्राइस जो यानी जिस प्राइस पर आपने बेचा है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। हाँ, उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने हैं। 15 सब सेक्शन 2 में TTEIS वाले 5 एडजस्टमेंट्स करने हैं, आपको याद हो तो। फिर हम लोगों ने 15.3 में देखा कि डिस्काउंट कब माइनस होता है। तो ये एक लेवल हमने यहाँ पे अचीव कर रखा है, लेकिन कब, जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड ना हो एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, लाइक मैं आपको पढ़ाता हूं और आप मुझे पैसे भी देते हैं और आपकी मोबाइल की दुकान है और एक मोबाइल भी आप गिफ्ट में देते हैं, ग्रोसरी शॉप है, 1 किलो चीनी दे देते हैं, राइट। मतलब कंसिडरेशन फुल्ली, जैसे मैं मेरी फॉर एग्जांपल टेलीविजन शॉप है, नई टीवी मैं बेच रहा हूं, आप पुरानी टीवी लाएंगे तो 4000 का डिस्काउंट एक्सचेंज ऑफर मिलेगा आपको। डिस्काउंट नहीं कहेंगे, एक्सचेंज कहेंगे हम इसको, कि अगर आप पुरानी टीवी लेके आते हैं तो 4000 रुपए हम कम कर देंगे। तो वैसे केस में हमें वैल्यूएशन रूल्स की जरूरत पड़ती है। प्लस कुछ स्पेशल केसेस हैं, वैल्यूएशन रूल्स बोलता है कि वहां पर हमारे थ्रू आपको चलना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। स्पेशल केसेस, मैंने बोला स्पेशल केसेस हैं, जैसे हमारे पास एयर ट्रेवल एजेंट का है, लाइफ इंश्योरेंस का है, मनी चेंजर का है, सेकंड हैंड गुड्स का है, वाउचर का है। तो फॉर दोज पर्पस हमें वैल्यूएशन रूल्स में आना पड़ेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अच्छी बात है आपके सिलेबस में और आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है इसको। बहुत रेयर बेसिस पर इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट देखे जाते हैं। जीएसटी वैल्यूएशन रूल, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई रूल में अगर हम देखें, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पिछले 1 साल में काफी सारे चेंजेस, नई चीजें आई हैं। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में काफी सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन पिछले 1 साल की बात करें तो वैल्यूएशन रूल्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सर वैल्यूएशन रूल्स में चेंजेस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है वैल्यूएशन, राइट। क्योंकि हर आदमी का टैक्स जो है उसकी वैल्यू पे, सर्विसेज और गुड्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जो डिस्प्यूट्स हैं वो कोर्ट के थ्रू और एडवांस रूलिंग के थ्रू सेटल होते हैं। कोर्ट के थ्रू सेटल होते हैं और या फिर एडवांस रूलिंग के थ्रू सेटल हो रहे हैं आज के दिन, और डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे इश्यूज हैं और डिस्प्यूट में है। हालांकि कोर्स करिकुलम में जो आपका कोर्स होता है उसमें हम लोग डिस्प्यूट में नहीं जाते हैं। हालांकि इसमें एक से एक बढ़ के डिस्प्यूट है। लॉटरी पे डिस्प्यूट है, वाउचर पे डिस्प्यूट है, आपका सेकेंड हैंड गुड्स पे। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं जजमेंट की बात करूं, यानी आप अगर ऑफिस में डिटेल्ड काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट की कंसल्टेंसी और लिटिगेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा क्लास में जो पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। एनीवे, हमें तो एग्जाम्स का क्वेश्चन अचीव करना है। वैल्यूएशन से रिलेटेड, जीएसटी में वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमारा बनना चाहिए, राइट। ऐसे ही तो है। सर हम लोग वॉल्यूम 3 में हैं, वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 14.1 पे हैं, राइट। कहता है सप्लाई वेयर द वैल्यूज
वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। अब मैंने आपको याद दिलाया सबसेक्शन 1 सेक्शन 15 हम लोग वॉल्यूम 2 में पढ़े हैं। ध्यान रखिएगा आपके पास 6th एडिशन या 7th एडिशन की बुक है, जीएसटी की 6th या 7th एडिशन कोई भी बुक हो, जीएसटी की लेटेस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास अगर आपका एग्जाम्स है तो। सर मेरे पास तो 3rd एडिशन जीएसटी है, 4th एडिशन जीएसटी है। सर ऐसे नहीं करना है, आपको हमने लेटेस्ट बुक दे रखी है और अगर इस क्लास को यूट्यूब पे कोई बच्चा देख रहा है तो उसके पास लेटेस्ट बुक हमारी होनी चाहिए। और ऐसे भी 2 अटेम्प्ट पुरानी बुक का क्या करोगे, हर 6 महीने पे हमारी बुक रिवाइज होती है। अगर आपके पास 3rd एडिशन बुक है, 4th एडिशन बुक है, 3rd एंड 4th, तो उसको तो ऐसे ही स्क्रैप कर दो आप। सर सप्लाई वेयर द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बोला सर सबसेक्शन 1 कब नहीं लगेगा? सबसेक्शन 1 कब नहीं लगेगा? जब प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन और सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर रिलेटेड, या फिर नोटिफाइड सप्लाई। अभी मैंने नाम लिया था नोटिफाइड सप्लाई का। सर जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इस सप्लाई के केस में वैल्यूएशन ऐसे ही करना है, वहां कोई 2 थॉट दे ही नहीं सकते। जो मनी चेंजर के बिजनेस में हैं, जो इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने अपने प्रोसीड्योर दे रखे हैं और उसी को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन मिला तो ठीक, वरना जो गवर्नमेंट कह रही है वही फॉलो करना होगा। 15(4) सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 लेज डाउन वेयर सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल। अब सर ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा? जब रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। आपको याद हो डिम्ड सप्लाई हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद हो हमने डिम्ड सप्लाई पढ़ा हुआ है शेड्यूल 1। वहां तो कंसिडरेशन ही नहीं है, वहां तो कंसिडरेशन ही नहीं है, फिर भी जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? डिम्ड सप्लाई के हर केस की वैल्यूएशन आज ही के चैप्टर में होगी, ठीक है। डिम्ड सप्लाई के केस में कंसिडरेशन होता नहीं, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो कुछ केसेस उसके भी हैं हमारे पास। देन द वैल्यू डिटरमाइंड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड विच मींस एज स्टिपुलेटेड इन द रूल्स। सर हम रूल्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा मेन सेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 फेल कर जाता है। सर रूल हमारा कहां दे रखा है सर? सर चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। कहां से कहां तक रूल का रेंज है? रूल 27 से रूल 35। सर इसमें हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कवर है, इसी में आपका चैप्टर नंबर 15 भी कवर है, और चैप्टर नंबर 16 जो मैंने नया डाला है इस बार अपनी बुक में लेटेस्ट 1-2 एडिशन से, वो रियल एस्टेट है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सर, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें एक जगह की हुई है चैप्टर नंबर 16 में। बाकी चैप्टर नंबर 14 और 15 ये आपस में कनेक्टेड है। कुछ रूल्स हम लोग चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे जो चल रहा है, कुछ रूल्स हम लोग चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। बट यस आपके सिलेबस में रूल 27 से रूल 35 सारा कवर है। स्पेसिफिक होके हम लोग सीजीएसटी रूल्स का रूल 27 से लेकर रूल 35 पढ़ेंगे, जो चैप्टर 4 में है वैल्यू ऑफ सप्लाई को डील करता है। और यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि नोटिफाइड सप्लाई है, गवर्नमेंट कहती है इस केस में हम जो बताएं वो फॉलो करो, या फिर 15(1) फेल कर गया है। 15(1) फेल क्यों किया है सर? क्योंकि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड, और या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। सर जीएसटी पे करने के लिए रेट चाहिए और रेट वैल्यू पर लगता है, इसीलिए वैल्यू पढ़ना जरूरी होता है हमें। नाउ सर 15(5) सबसेक्शन 15(5) में गवर्नमेंट ने सर्टेन नोटिफाइड सप्लाई, तो सर ध्यान रखिएगा हम 2 चीज पढ़ रहे हैं। जहां पर 15(1) फेल कर जाता है तो 15(4) बोलता है वैल्यूएशन रूल्स में चले आओ, और नोटिफाइड सप्लाई 15(5) कहता है कुछ सप्लाई हम नोटिफाई करेंगे, उसके रूल्स हम देंगे, वैल्यूएशन के तरीके हम देंगे। Thus, the methodology of the transaction value, deduction of discount and other provisions of subsection 1 to 4 of section 15 will not apply in case of such notified category of transaction जो 15(5) में notified है। सर वो अलग ही कहानी है। 15(5) में अगर आप जाते हैं तो उसकी कहानी ही अलग है, उसकी वैल्यूएशन का तरीका ही अलग है, उसका टैक्स पे करने का तरीका ही अलग है। Instead, the rule prescribed a different method for determining the value for these notified transactions। 15(5) में जो नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अलग तरीके ही दिए हैं। सर एट प्रेजेंट रूल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड।
हमने डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड पढ़ना है। अब इसमें से इन चार की चर्चा चैप्टर नंबर 14 जो आपका चल रहा है इसमें हो रही है, ठीक। और ये 3 और ये लास्ट वाला चैप्टर नंबर 15 जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें चर्चा हो रही है। बात मानिए, आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे आपका पहला नंबर 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 7वां नंबर। सर ये ऐसे हैं कि इंडिविजुअली आधा घंटा टॉपिक में टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, और ये 5-5 मार्क्स के टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, ठीक। आपके सिलेबस में 5-5 मार्क्स के टॉपिक हैं। सर रूल 32 सब रूल 2 इसके लिए है हमारे पास। एयर ट्रेवल एजेंट के लिए हमारे पास आगे आ रहा है रूल 32 सब रूल 3। सर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए हमारे पास आ रहा है रूल 32 सब रूल 4। सेकेंड हैंड गुड्स के बाइंग सेलिंग के समय में वैल्यू कैसे करेंगे, जीएसटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आ रहा है रूल 32 सब रूल 5। और ये फेमस है मार्जिन स्कीम के नाम से, मार्जिन स्कीम के नाम से। हमेशा एग्जाम के लिए ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने सर्कल करके पहले ही बता दिया है। वाउचर की बात तो सर पहले हम लोग कर चुके हैं, याद आ रहा है वाउचर की बात कहां कर चुके हैं, 12.4 एंड 13.4 में। लेकिन आप वहां पर क्या निकाल रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे थे वहां पे। आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके लिए हमें कहां जाना होगा, रूल 32 सब रूल 6 में जाना होगा। सर विदाउट कंसिडरेशन डिस्टिंक्ट पर्सन, याद आया आपको, शेड्यूल 1 पारा शायद 2 था, पारा 2, शेड्यूल 1 पारा 2। एक एजेंट का पॉइंट था, एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट था, एक परमानेंट ट्रांसफर का पॉइंट था, एक डिस्टिंक्ट पर्सन का था। 4 पॉइंट थे शेड्यूल 1 में डिम्ड सप्लाई के लिए। इसके लिए हम जाएंगे रूल 32 सब रूल 7 में। और सर इसके लिए एक रिसेंटली पिछले 1 साल की बात करें तो एक नया रूल आ रखा है 31A। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जिसके लिए अलग से वैल्यूएशन रूल दे रखा है एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 5, नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस के केस में वैल्यूएशन रूल्स अलग तरीके से होगा। सर सारा चीज रेफर कर दिए तो सब रूल 1 क्या कहता है, लिख लीजिए सब रूल 1 क्या कहता है। ये सारा रूल 32 के अंदर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सब रूल 1 क्या कहता है, लिखिए। सब रूल 1 बोलता है भाई कुछ चीजों के लिए हमें आगे पढ़ो, सब रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस कहता क्या और कुछ नहीं कहता है। सब रूल कहता है द वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज स्पेसिफाइड बिलो। अब बिलो में ही तो सब रूल 2 से क्या चालू हो जाता है, सब रूल 7। देखिए सब रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिलो सेल at the option of the supplier be determined in the manner provided herein after। कह तो रहा है ऑप्शन, लेकिन कुछ केसेस में वो मैंडेटरी हो जाता है कि उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है फॉलो करने के लिए। सर रूल 32 के सब रूल कोशिश करो याद हो जाए तो अच्छी बात है, हम क्लास में पढ़ते जाएंगे। अब आपको देखो पहली बार इतनी लेक्चर्स के बाद वॉल्यूम 1 खत्म, वॉल्यूम 2 खत्म, वॉल्यूम 3 के काफी सारे चैप्टर खत्म, इतने लेक्चर्स के बाद हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर में आए, तब जाके पता चला अच्छा वो जो सुनते हैं हम लोग कहीं कहीं कि एयर ट्रेवल एजेंट के लिए स्पेशल रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है, वो यहां पढ़ना है। अच्छा ये फॉरेन करेंसी डीलर है, बोला सर फॉरेन करेंसी पे तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, आपने पढ़ाया था ऐसा कुछ हमें याद आ रहा है। सर वो पढ़ाया था बैंक बैंक से डील करे तब, ये पब्लिक डीलिंग हो रही है,
बैंक बैंक से डील करता है, मनी चेंजर बैंक से, बैंक मनी चेंजर से, तब वहां पर जीएसटी नहीं है। ये पब्लिक डीलिंग है। आप जाते हैं मनी चेंजर के पास, डॉलर लेके रुपया लेके आते हैं, रुपया लेके जाते हैं, डॉलर लेके आते हैं। ठीक, कंफ्यूज ना होना। सर रेलवे एजेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, नहीं, रेलवे एजेंट के बारे में यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड नहीं दिया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम जीएसटी लगता है, और वहां पर कुछ वैल्यूएशन के तरीके इनकी महाशय के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि ये अपने साथ साथ ना एक कॉम्बो प्लान बेचते हैं, यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आपका पैसा लाइफ भी सिक्योर्ड करेगा, शेयर मार्केट में भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान। ये लाइफ इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान बेचते हैं, जिसके कारण वैल्यूएशन में आना पड़ा। सेकेंड हैंड गुड्स के लिए अच्छा सा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, वाउचर के लिए मैंने बताया ही। और सर मतलब बेसिकली आपको कुछ कीवर्ड्स एग्जाम के लिए याद रखना है कि अच्छा लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई हमारे पास स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स है, एयर ट्रेवल एजेंट के लिए है, मनी चेंजर के लिए है, लॉटरी वालों के लिए है। और सर रिसेंट लास्ट 6 महीने की अमेंडमेंट कहे हम लोग, तो वो इसमें आई है, किसमें, लॉटरी वाले केस में। बहुत छोटी सी सिंपल सी अमेंडमेंट है, आप खुद से भी पढ़ोगे नोट्स में तो पता चल जाएगा क्या करना है। अमेंडमेंट हाईलाइटेड है रेड कलर से, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी मॉडिफाई कर दिया गया है। सर जब भी मेरी बुक में कोई अमेंडमेंट में इंसर्ट करता हूं तो रेड लाइन की पैराग्राफ्स डाल देता हूं, उसमें रेड लाइंस डाल देता हूं। बहुत बार क्लास में बता रखा भी है, आगे आएगा भी। सर मान लो इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट मैं करता हूं, आपके पास मेरा लेटेस्ट एडिशन आया और आप जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स में आ गए चैप्टर 14 में। अब आप मुझसे पूछते हैं सर क्या अमेंडमेंट आया इस चैप्टर में, मुझसे मत पूछो। बच्चे मुझसे पूछते हैं बट मेरे तरीके को जान ही नहीं रहे। सर आप मुझसे पूछते हो कि सर जीएसटी के वैल्यूएशन चैप्टर में क्या चेंज आया, मुझसे क्यों पूछते हो? जो मेरी लेटेस्ट बुक है उसके अंदर जाओ, और जहां पर आपको रेड लाइन मिलेगी, रेड पैराग्राफ्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रेड लाइन से चेंजेस मिलेंगे, कलर रेड हुआ, कलर रेड हुआ मतलब वो अमेंडमेंट वहां उस रूल में, उस सब रूल में, उस सेक्शन में, उस सब सेक्शन में मैंने कोई चेंज किए हैं, अमेंडमेंट आई है, या मैंने रीड्राफ्टिंग की है, बेटर बनाया है उसको। सर कोई नया क्वेश्चन डालूंगा तो उसको भी मैं कलर चेंज कर दूंगा, ये बोल के कि ये मैंने नया क्वेश्चन डाला है। हर चैप्टर में डीटी हो या जीएसटी हो या कस्टम हो, ऐसे ही कर रखा है। बार बार बच्चे हमसे आके पूछते हैं सर चेंजेस क्या है, सर हमारे एग्जाम में क्या चेंजेस एप्लीकेबल है। भाई आपके चेंजेस, आपके एग्जाम के लिए हमने बुक इशू कर दी, आपका जो एग्जाम में बुक एप्लीकेबल है वो बुक हमने इशू कर दी लेटेस्ट। अब उसके अलावा और हम क्या बताएं, चैप्टर में जाके देखना होगा ना। हम ऐसा नहीं है ना कि पुरानी बुक प्लस अमेंडमेंट देते हैं बाकियों की तरह। सर पुरानी बुक प्लस अमेंडमेंट दें तो आप मुझसे पूछिए, हम तो बुक ही हर 6 महीने पे रिवाइज कर देते हैं। अगर आप सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो हम अपनी बुक को हर 6 महीने पे रिवाइज कर देते हैं। तो आपके अटेम्प्ट वाली बुक आपको लेनी है और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर जाके देखना है कहां पे रेड लाइंस हैं, रेड पैराग्राफ्स हैं, कहां कहां सर ने चेंजेस किए हैं विद द रेड मार्क। बस इतना ही तो है। रेड मार्क है लेटेस्ट चेंजेस, ग्रीन मार्क है उसके पहले के चेंजेस, और बाकी ब्लैक है 1 साल से पुराने। ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो रेड मार्क किए हुए हैं, उसके 6 महीना यानी पिछले बैच के जो चेंजेस है वो ग्रीन कर रखे हैं, और बाकी सब ब्लैक है। तो इस तरीके से नोट्स प्रिंट आउट में नहीं दिखेगा, पीडीएफ में दिखेगा आपको। प्रिंट आउट में तो सिंगल कलर है हमारे पास, मल्टी कलर बुक हम नहीं देते हैं। तो चलिए सर, पहले पेज पर तो हमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक बेस मिल गया, कनेक्शन मिल गया, और एक इंपॉर्टेंस पता चल गई, और हमारे कानों में ना वो वर्ड आ गए सर। अब क्या लॉटरी की सर्विसेज है, आपका लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज है, सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज सेल है, उसके बाद आपका मनी चेंजर की सर्विसेज है, एयर ट्रेवल की एजेंट की सर्विसेज है। सर हमें तो लगा वो वैल्यूएशन जो आपने पढ़ाया ना वॉल्यूम 2 में सेक्शन 15 बस उतना ही पढ़ना है हमें। नहीं, मैंने वहां बोला था कि आपको आगे और पढ़ना है वैल्यूएशन रूल्स। बस हम लोग आ चुके हैं 27 से लेकर 35 तक में। चलिए छोटी छोटी बात यहां पर मैंने रेफर की है, आपके लिए लिख लीजिए कौन कौन सा सेक्शन देखिए, कहां कहां क्या रेफर किया।
आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं तो वीडियो रोक लीजिए। नेक्स्ट, यहां पर मैंने आपको बताया कि हम रूल 32 सीरीज में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेक्शन 15(5) नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमने डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं, और वो डिफरेंट मेथड्स के लिए हमें इन रूल्स के अंदर जाना पड़ेगा। काफी अच्छे से समझाने की मैंने यहां कोशिश की है। अभी फिलहाल हम लोग रूल 27 से लेके रूल 31 को कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे। रूल 21 से लेकर रूल 31 जनरल प्रोविजंस, जनरल बात हो गई। जब 15(1) फेल करेगा तो हम इसमें आ रहे हैं, वाई? बिकॉज पार्टीज आर रिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। ठीक, फिर इसी में से कुछ और हम लोग स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स को कवर करेंगे इसी चैप्टर में, लाइक सेकेंड हैंड गुड्स के केस का, वाउचर के केस का और डिस्टिंक्ट पर्सन का। 7 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, 3 पॉइंट हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। डन, चलिए। सर अमेंडमेंट कहां है वो दिखा दो एक बार। देखो यहां ब्लैक है, कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 14 प्योर है, कहीं कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको सारे पेजेस दिखा देता हूं चैप्टर 14 के। चैप्टर 14 में खाली मैंने ये देखो, अब यहां पर रेड मिला आपको, यानी ये 2 पैराग्राफ मेरी पिछली बुक में नहीं थे, अमेंडमेंट नहीं है। मैं पिछली क्लास में इसको क्लास में लिखा देता था, बुक में नहीं था। मैं बच्चों को क्लास में डेफिनेशन लिखाता था, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है, जिसका अभी रेफरेंस आएगा रूल 27 में। अभी जो हम लोग रूल 27 पढ़ेंगे, रूल 28 पढ़ेंगे, इन सब में इसका रेफरेंस आएगा। तो यहां मैंने पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं। कोई ना कोई चेंजेस जो भी मैं करूंगा पिछली बुक के कंपैरिजन में, वो कलर आपको चेंज मिलेगा। जैसे ही आप बुक को स्क्रॉल करोगे आपको पता चल जाएगा। सर यहां पर आपने क्यों रेड मार्क किया है? तो ये पैराग्राफ मैंने इंसर्ट किया है जो मैं पहले क्लास में लिखाता था। ठीक है, ये रेड लाइन और ये पैराग्राफ, आपको पता चलेगा कि हाँ कंपैरेटिव टू ओल्ड बुक सर ने कुछ चेंजेस किए हैं यहां पे। उसके बाद देखें, कोई चीज क्लास में लिखाई थी, अब मुझे लगता है बुक के अंदर ही डाल देना चाहिए, तो मैं बुक के अंदर डाल देता हूं। सर देखिए, और कोई लीगल चेंजेस नहीं है कहीं भी। लेकिन अब देखिए, जैसे ही हम नए चैप्टर में आते हैं 15.5, आपको यहाँ पे रेड लाइन मिलती है, पैराग्राफ मिलता है और चीज कटी हुई मिलती है। तो क्या इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि नई चीजें आई हैं? बच्चे हमसे पूछते हैं सर वैल्यूएशन में क्या अमेंडमेंट आई है। देखिए ये लेटेस्ट डेट चल रही है 2020 मार्च की। इससे अच्छा और बेटर आपको मैं इफेक्टिव अमेंडमेंट कैसे बताऊं? सर मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है किसी भी स्टूडेंट को अमेंडमेंट बताने का। चैप्टर के अंदर, सर चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट के कारण कौन सा पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कौन सा एग्जाम्पल पे इसका इंपैक्ट आएगा, बताना जरूरी है बच्चों को। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप बच्चे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हो, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, तो एक डिफरेंट सर्विस लो ना मेरे से। सर जब मैं लेटेस्ट बुक इशू ना करूं आपको, तब आप मेरे से अमेंडमेंट की बात करो कि सर अमेंडमेंट की बुकलेट दो, अमेंडमेंट के नोट्स दो, कहां कहां है अमेंडमेंट वो बताओ। जब मैं आपको लेटेस्ट बुक आपके एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल है वो दे रहा हूं, उसके अंदर जो नई नई चीजों को मैं जहां जहां अमेंडमेंट है वहां वहां सेट करके दे रहा हूं, क्या कटा वो बता रहा हूं, क्या नया आया वो बता रहा हूं, डेट बता रहा हूं, तो और इससे बेटर प्रेजेंटेशन क्या चाहिए आपको? मुझे नहीं लगता इससे बेटर और कुछ हो सकता है। और ज्यादा मैं 4-5 कलर यूज नहीं करता कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर देखिए, अमेंडमेंट से रिलेटेड देख लीजिए आप खुद, अमेंडमेंट से रिलेटेड चेंज हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी चेंज करके कलरफुल कर दिया। क्या आपको मैं अलग से अमेंडमेंट के नोट्स दूंगा तो उसमें ये चीज रहेगा? नहीं रहेगा। आप मेरे बुक के पेज नंबर 15.2 में आएंगे तो अपने आप आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे। और सर ये चेंजेस ऐसे हैं कि अगर मैं ना पढ़ाऊं तब भी आप ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, खाली मैंने यहाँ पे रूल नंबर को हाईलाइट किया है।
सर कोई रूल नंबर को हाईलाइट करने के लिए रेड कलर दिया, उसका मतलब वो नहीं कि देयर इज एन अमेंडमेंट। आप देख लीजिए कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं दिख रही है, कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं दिख रही। 2 चैप्टर की अमेंडमेंट मैं आपको सामने सामने दिखा रहा हूं। सर यहां पर कुछ बदलाव मैंने किए हैं, इसीलिए मैंने कट किया है। बेटर प्रेजेंटेशन बनाई है, थोड़ी सी बेटर, देख लीजिए मैंने थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगा कि इस प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, प्लस ये पुराना भी हो गया है क्योंकि ये वैलिड कब तक था, 30 सितंबर 2019 तक। सर तो मैंने उसको थोड़ा सा न्यू जीएसटी रेट बोल के 1 अक्टूबर 2019, ये पिछले एडिशन में भी था, ये पिछले एडिशन में भी था, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रेड रहने दिया है। और थोड़े बहुत इसमें क्या किए हैं मैंने, प्रेजेंटेशन को ठीक किया है, टेबल को रिप्लेस किया है। तो जैसे ही आप पेज नंबर 15.10 पे आओगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव हैं। और सर चेंजेस बदलाव हमेशा एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हमेशा एग्जाम में तैयार करके जाना चाहिए। सर देख लीजिए काफी कुछ नया डाला है, जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको अपने आप पता चलेगा। आगे और देख लेते हैं कहां मेहनत करनी है और कहीं कोई मेहनत नहीं करनी है। सर एडिशनल क्वेश्चन रेड कर दिया, देखिए सर एडिशनल क्वेश्चन को भी रेड कर दिया, मतलब हमने नए क्वेश्चन डाले हैं अपनी बुक में। थोड़ा सा कंपेयर करके आप देख सकते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा चैप्टर ही नया डाल दिया है, हालांकि ये पिछले एडिशन में भी था, पिछले एडिशन में भी था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको रेड रहने दिया है। जैसे आप मान लो आपके पास, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपके पास बुक है, आप अपनी बुक में देख लो ना चैप्टर नंबर 16 है या नहीं है तो अच्छी बात है फिर, ठीक। सर ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 साल के चेंजेस हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि लेटेस्ट है, लेकिन हाँ एग्जाम में अभी तक इस चैप्टर को टच नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि ये चैप्टर जब से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आया है तब से एग्जाम ही नहीं हुआ ना, एग्जाम तो अब होने हैं। सर इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में नई नई चीजें डाली, जब से ये अमेंडमेंट्स आए हैं तब से, जिस बेसिकली ऐसे समझिए कि इंस्टीट्यूट ने अब तक इस एरिया को टच नहीं किया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने कलर सेम रखा है कि भाई साहब इसको छोड़ के नहीं जाना इस चैप्टर को, और मैंने इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल भी ले लिए हैं इसमें। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या 4 से 5 मार्क्स इस चैप्टर को आप दे सकते हैं, वैसे ये चैप्टर 8 मार्क्स तक जाने का वेटेज भी रखता है। ये जो चैप्टर नंबर 16 है अकेला 8 मार्क्स तक जाने का वेटेज भी रखता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इस पूरे चैप्टर की वीडियो YouTube पे डालूंगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट 1 ईयर में मैंने अपनी बुक में ऐड किया है, इस चैप्टर की पूरी वीडियो मैं YouTube पे डालूंगा। उसके अलावा चेंजेस की मैं डालूंगा ही, लेकिन चेंजेस ज्यादा है नहीं, आप खुद देख सकते हो। ये टेबल इतना अच्छा है कि आप इसको खुद ऑब्जर्व करके फॉलो कर सकते हो। पैरेलली उसके नीचे एग्जांपल्स भी चल रहे हैं तो ऑब्जर्व करने में सही रहेगा। बाकी मैं इसकी भी क्लास अपलोड करूंगा, जो अमेंडमेंट पोर्शन है उसकी क्लास अपलोड होती रहेगी बच्चों। और आप मेरे बच्चे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, उनको भी एक आइडिया लग चुका है। सर जो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यूटी में आप मेरे इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम ये कंटिन्यूटी में, ये एक सेट है, चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 का ये एक सेट है। जब भी आप रिवाइज करना, इन तीनों चैप्टर को एक साथ रिवाइज करना, बस मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है। सर जो इंपॉर्टेंट, जो जहां जहां अमेंडमेंट्स है सिर्फ उसी की तैयारी कर ले क्या, नहीं, ये चैप्टर बिना अमेंडमेंट के भी इंपॉर्टेंट है। आप रिस्क नहीं ले सकते, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट ना हो तो पढ़ के नहीं जाएंगे। सर आईटीसी चैप्टर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर हो गया, वैल्यूएशन चैप्टर हो गया, राइट, इन सब में आप रिस्क ले ही नहीं सकते, अमेंडमेंट हो या नहीं हो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो बेसिक चैप्टर था, रजिस्ट्रेशन का मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बड़े बड़े चैप्टर जो इस साइड के हैं उसका नाम लिख रहा हूं, राइट। सर इन सब चैप्टर में अमेंडमेंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। आइए सर, ये तो एक हो गया ओवरव्यू 3 चैप्टर का। हम लोग बात करेंगे, एक चैप्टर ही नया रियल एस्टेट के नाम पे डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 16, और चैप्टर नंबर 14 और 15 तो आपस में कनेक्टेड है ही बिकॉज ऑफ रूल्स। रूल नंबर 32 के कुछ सब रूल चैप्टर नंबर 14 में है और कुछ सब रूल चैप्टर नंबर 15 में है। चलिए
अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोको, थोड़ा सा खुद एनालाइज करो ये क्या कहना चाह रहा है। नीचे के इलस्ट्रेशन है अगले पेज तक टोटल 7 इलस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल आप बड़े प्यार से इसको पढ़ो कि ए क्या बोलता है, ए नहीं अप्लाई होगा तो बी क्या बोलता है, बी अप्लाई नहीं होगा तो सी क्या बोलता है, सी अप्लाई नहीं होगा तो डी बोलता है। भाई आगे रूल है तुम्हारे पास, रूल 30 एंड रूल 31। सर रूल 27 बोलता है अगर मैं अप्लाई नहीं हो रहा हूं तो कहां सीधे जाके चले जाओ, रूल 30 और 31 में। ऐसे ही रूल 28 है हमारे पास, ऐसे ही रूल 29 है हमारे पास। ये तीनों ही रूल कहीं ना कहीं अपने आप को भेजेंगे 30 एंड 31 में। ध्यान रखना, हम रूल 27 एक स्पेशल सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरे स्पेशल सिचुएशन के लिए रूल 8 पढ़ेंगे, तीसरे स्पेशल सिचुएशन के लिए रूल 29 पढ़ेंगे। जैसे एजेंट की बात होती है तो रूल 29 है, डिस्टिंक्ट पर्सन और आपके ब्रांच की बात होती है तो रूल 28 है, नॉर्मल कंसिडरेशन मनी में नहीं आप मेरे कस्टमर हैं, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है तो रूल 27 की बात होती है। सर इन तीनों ने ही आगे जाके रेफर किया हुआ है कि अगर हमसे काम ना चले तो जाओ क्या पढ़ो, रूल 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर। का मतलब पहले रूल 30 पढ़ना फिर रूल 31 पढ़ना। सर 27 में काम नहीं बात बनी तो रूल 30 में जाना, रूल 30 में बात नहीं बनी तो लास्ट रूल 31 पे जाना। रूल 31 एक थ्योरी क्वेश्चन है एग्जाम का, यहाँ पे 3 से 4 मार्क्स की एक थ्योरी आती है रूल 31 पे, और रूल 30 प्रैक्टिकल है। रूल 30 प्योर प्रैक्टिकल है जो आपको 8 मार्क्स दिला सकता है, 4-5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। रूल 30 इतना वेटेज रखता है कि एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है रूल 30 पे। बाकी रूल 27, रूल 28, रूल 29 सिचुएशन बेस्ड रूल्स हैं। अब हम एक एक करके एनालाइज करेंगे, राइट। चलिए वीडियो को रोकिए, रीडिंग कंप्लीट कीजिए और जब रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो वीडियो रिज्यूम कर लीजिएगा। चलिए ये रूल 27 क्या कहता है। सर रूल 27 कब अप्लाई होगा, रूल 28 कब अप्लाई होगा और रूल 29 कब अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना होगा। अभी हम लोग किस पे हैं, अभी हम लोग रूल 27 पे हैं, राइट। कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ध्यान रखिएगा जो भी बात हो रही है गुड्स और सर्विसेज की साथ साथ हो रही है। हम लोग सेक्शन 15 में थे, राइट। हम लोग जब सेक्शन 15 में थे तब भी बात साथ साथ हुई थी। टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग अलग अलग थे, टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग अलग अलग थे, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हम लोग अलग अलग थे, गुड्स की बात अलग अलग हो रही थी, सर्विसेज की बात अलग हो रही थी। लेकिन अब वापस हम लोग एक साथ आ गए, कौन कौन, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। सर 2 पॉइंट थे सेक्शन 15(1) में, अगर कंसिडरेशन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन या फिर रिलेटेड पार्टी, तो अभी फिलहाल वी आर नॉट रिलेटेड पार्टी। सर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। सर रिलेटेड होगा तो रूल 28 अप्लाई होगा, अभी फिलहाल रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। यानी मैंने आपको पढ़ाया और आपने पेमेंट जो है मुझे कैश या चेक या ड्राफ्ट से नहीं दी, से मैंने कहा ना कि आपने चलो पर आपने मेरे ऑफिस में काम कर लिया 2 महीने के लिए, ये तो कर ही सकते हो। बोला सर हमारी तो ग्रोसरी शॉप है नहीं, चीनी कैसे दें, तो चलिए आप हमारे ऑफिस में 2 महीने काम कर लीजिए, राइट। हम ऑफर देते रहते हैं स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। नाउ क्या कहता है, वेयर द सप्लाई ऑफ अ गुड्स और अ सर्विसेज इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, यानी कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। सर कंसिडरेशन क्या है, नॉन मॉनेटरी या फिर पार्टली इन कैश पार्टली इन अदर थिंग्स काइंड। आपने शुरू में पढ़ा था चैप्टर सप्लाई चैप्टर में कि कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो कहता है उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है पैरेलली वो ट्रांजैक्शंस अगर मैं किसी दूसरे के साथ करता या वो दूसरा वाला किसी और से मेरा वाला मैंने एक सामान बेचा आपको, मैं वही सामान दूसरे को कितने में बेचता हूं या फिर दूसरा वही सामान किसी और से कितने में खरीदता है।
ओपन मार्केट वैल्यू यानी पैरेलल में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट सामने वाला कितने में खरीद सकता था या मैं इसको दूसरे को कितने में बेच सकता था। सर मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे गिफ्ट कर दिया, ठीक, लेकिन मैं ऐसा ही जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसा ही दूसरे को भी पढ़ाता हूं और उससे 10,000 रुपए लेता हूं, राइट। ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, राइट। तो अब आपने गिफ्ट में मुझे क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू जितने में मैं दूसरे को पढ़ाता हूं वही वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान रखना। बोला सर ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, तो सर अगर हम ओपन मार्केट वैल्यू का डेफिनेशन फटाफट यहां पर जाएं अपना नोट्स में, पेज नंबर थोड़ा दूर मैंने कर दिया, डेफिनेशन को शुरू में करना चाहिए था। आइए, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ का मतलब क्या है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस द फुल वैल्यू इन मनी। फुल वैल्यू इन मनी टैक्स इसके अंदर नहीं होगा ऑब्वियसली। पेएबल बाय अ पर्सन इन अ ट्रांजैक्शन where the supplier and recipients are not related and the price is the sole consideration. To obtain such supply at the same time, मैंने 15 जनवरी को आपको क्लास बेची, 15 जनवरी के आसपास के टाइम पे वही क्लास। सर क्लास की क्वालिटी, जैसे मान लो मैं सीए की क्लासेस बेच रहा हूं तो बगल वाला भी सीए का होना चाहिए। मैं आपको सीएमए की क्लास बेच रहा हूं तो बगल वाला भी प्राइस सीएमए का होना चाहिए। फाइनल है तो फाइनल, डीटी है तो डीटी, ऐसे होना चाहिए। कंपैरेटिवली सेम टाइम पे और गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी कंटेंट भी सेम होना चाहिए। व्हेन द सप्लाई इज बीइंग वैल्यूड इज मेड, मैंने जो सप्लाई की वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन 15 जनवरी को, उसी के आसपास वैसे ही सप्लाई कितने में हुई है जब parties are not related and price is the sole consideration. Open market value एक वर्ड है, बेसिकली अ मार्केट प्राइस। सर अगर ये नहीं मिलता है तो आगे जाके हमें ये भी देखना पड़ता है, तो चलो रूल्स 27 में जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। सर लाइक काइंड और क्वालिटी सेम मिल जाए तो बहुत अच्छा, मतलब जैसा गुड्स मैं बेच रहा हूं वैसा ही गुड्स वैसा ही सर्विसेज मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर उस पैरेलल प्राइस नहीं मिलता है तो हम लाइक काइंड लाइक क्वालिटी में जाते हैं। सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ अ लाइक काइंड और क्वालिटी मींस, सर अभी रूल 27 में वापस जाएंगे तो उसका भी रेफरेंस आएगा, तो पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं जब आए यहां पे। तो एनी अदर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जहां पर कैरेक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शनल कंपोनेंट, मटेरियल, रेपुटेशन ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो या फिर क्लोजली एंड सब्सटेंशियली रिजेंबल्स हो, राइट। जैसे वो मान लो मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है और उसके 2 मॉडल है, बस 500,000 रुपए का डिफरेंस है, फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये 2 GB रैम है, इसका 3 GB रैम है। या ऐसे समझो कलर, सैमसंग का कोई मॉडल है, ओप्पो का कोई मॉडल है, एमआई का कोई मॉडल है जिसमें फर्क सिर्फ कलर का है, कलर का फर्क है, या फिर अंदर में रैम और कैपेसिटी और है ना स्पेस का फर्क है, कैमरे का 5 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का इतना सा फर्क है। अदरवाइज रेपुटेशन, मटेरियल, कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो वी कैन कंपेयर, वी कैन टेक द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स। तो सर कभी कभार एग्जाम में 2 मार्क्स इच के लिए पूछ देता है डेफिनेशन, 2 मार्क्स इच के लिए। वैल्यूएशन चैप्टर है ना सर, वैल्यूएशन चैप्टर में जैसे कस्टम में भी हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूएशन चैप्टर, तो वहां भी ना डेफिनेशन है आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स का। तो वहां भी जब मैं कस्टम में पढ़ाता हूं वैल्यूएशन चैप्टर में सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स, तो वहां भी बोलता हूं बच्चों को कि डेफिनेशन पूछ देता है 3 से 4 मार्क्स में, ध्यान रखना। यहां पर 2 मार्क्स की ग्रेविटी है, ध्यान रखना है। अच्छा ग्रेविटी है तभी मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है इसको, अदरवाइज मैं क्यों करता। चलिए सर वापस आते हैं पेज नंबर 8 से, कहां, पेज नंबर 2 पे। और एक ओवरव्यू तो मैंने दे ही दिया था कहां पर क्या आ रहा है आपके सामने। चलिए सर, तो सर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ए से कहां जाइए, बी में। बी कहता है क्या, टोटल कंसिडरेशन। बी कहता है कॉन्सेप्ट है टोटल कंसिडरेशन का। टोटल कंसिडरेशन में अब क्या देखना है कि आपने मुझे कितने रुपए दिए और आपने जो मुझे गुड्स दिया, मेरे से सर्विस ले ली और उसके बदले आपने कोई गुड्स दिया या आपने कोई सर्विस दी, तो उसकी वैल्यू प्लस आपने प्राइस। सर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मैंने जो सर्विसेज दी, मैंने जो गुड्स सप्लाई किया उसका पैरेलल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो अब देखना है कि आपने मुझे क्या क्या दिया। आपने मुझे रुपए दिए प्लस कुछ गुड्स और सर्विसेज दी, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू प्लस वो रुपए दोनों को जोड़ दूंगा। सम टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी
and any further amount in money as is equivalent to the sole consideration not in money। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे 2000 प्लस मोबाइल दिया, तो मोबाइल की वैल्यू कितनी है? 5000, 5000 प्लस 2000 7000। लेकिन कब? जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो, तब मैं तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पर जाऊंगा। सर मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं वही मैं दूसरे को 10,000 में पढ़ा रहा हूं, तब तुमने मुझे क्या दिया वो नहीं देखना है, तब तो वो 10,000 सीधा चिपका दूंगा। सर ए भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बी भी अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी हम सेम गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग नहीं कर पा रहे हैं। मान लो मैं पहली बार इसको पढ़ाना आपको शुरू किया हूं, तो कहां से मिलेगा ओपन मार्केट वैल्यू? बोला सर ए से आंसर नहीं निकलेगा, बी से आंसर नहीं निकलेगा, तब जाएंगे लाइक, काइंड और क्वालिटी वाले आइटम पे। फॉर एग्जाम्पल मैं सीएमए इंटर डीटी को पढ़ाता हूं और सीए इंटर डीटी को पढ़ाता हूं, ऑलमोस्ट कोर्स सेम है, 10-20% का फर्क है, सीएमए इंटर डीटी में थोड़ा ज्यादा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लाइक, काइंड और क्वालिटी की में जाएंगे आप, वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द लाइक काइंड। सर ये था सेम, काइंड एंड क्वालिटी, और यहां वर्ड है लाइक, इसके जैसा। सर ए और बी में वैसा ही, ए में खासकर, ए में ए और सी की बात करें तो ए में खासकर क्या है? वैसा ही। ए और सी, ए में वैसे ही गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, वैसे ही सर्विसेज की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, सी में वो नहीं मिल रहा है। अच्छा वो सामने वाले ने जो काइंड और सर्विसेज दी थी उसकी भी वैल्यूएशन नहीं हो पा रही है, नहीं सर, तो सी में आ जाओ। बोलो सर न ए से काम चल रहा है, न बी से काम चल रहा है, न सी से काम चल रहा है, न ए से, न बी से, न सी से, तो फिर चलो सीधा कहां चलते हैं? रूल 30 और रूल 31 और सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे। सम टोटल ऑफ कंसिडर वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल एज पर द क्लॉज ए बी सी बी द सम टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी बट डिटरमाइंड कैसे करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ रूल 30-31। ठीक। सर हमारा ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है, कितना पैसा आया, जो सामान आया उसकी वैल्यूएशन जोड़ नहीं पा रहे हैं, लाइक, काइंड और क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो चलो 30 एंड 31 में देख लेंगे क्या है। लेकिन 30-31 को उसी ऑर्डर में अप्लाई करना, बाद में जाके देखेंगे कि वहां लिखा हुआ है कि अगर सर्विसेज का केस हो तो ऑर्डर में 31 पहले ला सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। सर एक एक्सेप्शन है जहां पर हम 31 को पहले यूज कर सकते हैं 30 की जगह पे, ऐसे तो रूल 30 के बाद 31 यूज करना है, लेकिन सर्विसेज का केस हो तो बोलता है 31 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू 30, वो हम आगे जाएंगे तो बात कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास रूल 27 लिखने के लिए आ सकता है, अगर तो पूरा लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, पहला रूल है 5 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, अगर लिखने के लिए आता है तो, या फिर हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स दे दे, मतलब ये 4 पॉइंट है ना, तो 4 पॉइंट के एमसीक्यूज दे दें, अब आप उसको अरेंज करना होगा, पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा, ऑर्डर में। हमने 4 पॉइंट दे दी, अब इसको ऑर्डर में अरेंज कर दो कि पहले क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे। इजी है ना। अगर मैं 4 लाइन दे दूं और बोलूं इसको अरेंज करो रूल 27 के ऑर्डर में, तो पहले ओपन मार्केट वैल्यू, फिर सामने वाला कितना कैश प्लस कितना कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी दे रहा है उसकी वैल्यू, नहीं तो फिर लाइक, क्वालिटी एंड काइंड, नहीं तो फिर रूल 30 एंड देन 31। तो आराम से हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। आइए सर, पहला प्रोडक्ट, एक न्यू फोन सप्लाई किया है फॉर 20,000 अलोंग विथ द एक्सचेंज। अब एक्सचेंज आते ही हम सर सेक्शन 15(1) तो नहीं लगा पाएंगे, राइट, हमें वैल्यूएशन रूल्स में आना ही पड़ेगा, 15(4) में आना ही पड़ेगा। क्यों सर? प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। मैंने एक नया फोन बेचा है, बदले में आपसे रुपए लिए हैं और प्लस आपका पुराना फोन लिया है। अगर यही फोन मैं विदाउट एक्सचेंज बेचता तो 24,000 में बिकता, तो ये आ गया ओपन मार्केट वैल्यू। ये फोन मैंने आपको बेचा कितने रुपए में? 20,000 प्लस आपने पुराना फोन दिया। यही फोन मैं दूसरे को बेचता तो 24,000 रुपए आते, तो मेरा वैल्यूएशन हो गया ना, रूल 27 अप्लाई हो गया। सर लैपटॉप, ए से आंसर आ गया इसका। लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 रुपीज along with barter of a printer that is manufactured by the recipient, and the value of printer known at the time of supply is 4,000, but the open market value of laptop is not known.
ए अप्लाई नहीं होगा। हम बी में जाएंगे, बी में आपने मुझे 40,000 रुपीज दिया मनी में और प्रिंटर दिया, और प्रिंटर की मार्केट वैल्यू पता है क्योंकि प्रिंटर आप बेचते हो, तो यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 44,000। सर मैंने आपको लैपटॉप बेचा, वो लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, वो लैपटॉप मैंने किसी और को नहीं बेचा है, मैंने आपको लैपटॉप बेचा, आपने बदले में रुपए दिए प्लस अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रिंटर दिया। अब वो प्रिंटर मार्केट में 4,000 में बिकता है, तो 40,000 प्लस 4,000 44,000, बी से आंसर आ गया। बहुत इजी है सर, अगर नहीं भी पढ़ाओ तब भी यही सब आंसर देते हैं आप एग्जाम में। खाली ध्यान रखना ए जब अप्लाई ना हो तब जाएंगे बी में, बी पे डायरेक्ट मत जंप करना। किसी एग्जाम्पल में ए और बी दोनों की इंफॉर्मेशन होगी तो ए पहले लगाना है। Where a new phone is supplied for rupees 20,000 along with exchange of an old phone if the price of new phone without exchange, ये तो पहले जैसा ही रिपीट हो गया, similar to 1 ए के बेस पे 24,000 आंसर। Mr. A being registered person sells TV to all customers at rupees 45,000. He supplied new TV for rupees 45,000 along with an old TV. सर मान लो ओल्ड टीवी की मार्केट वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपए, तो हम बी में आंसर देंगे 42 प्लस 2 कितना 44। लेकिन हम बी में जाएंगे क्यों, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ना, तो ए में जाएंगे ना। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ओल्ड टीवी का मार्केट वैल्यू भी दे दूं 2,000 3,000 5,000, मैं इस ओल्ड टीवी का मार्केट वैल्यू दे दूं, लेकिन ओल्ड टीवी की मार्केट वैल्यू हमारे काम कब आएगी, जब ए अप्लाई ना हो। लेकिन ए तो ओपन मार्केट वैल्यू दे रखा है 45,000, तो हम क्यों जाएं बी में। ठीक है सर, मेसर्स एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार एंड द सेल्स द कार इन ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 11 लाख। मुझे ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई है, मुझे नहीं लगता है मैं आगे पढ़ूं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एक्स लिमिटेड है क्वेश्चन में। अच्छा, एक्स लिमिटेड कोई नॉर्मल मार्केट में 11 लाख में कार बेचता है, उसने अपनी कार अपने ही कंपनी के ऑडिटर को 9 लाख रुपए में दे दी। इन रिटर्न ऑडिटर प्रोवाइडेड ऑडिटिंग सर्विसेज टू मेसर्स एक्स लिमिटेड एंड चार्ज रुपीज 5,000 विथ द एडिशन दैट कंपनी विल बी प्रोवाइडेड द कार एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 9 लाख। सर इसमें अगर मैं वैल्यू उस ऑडिटर के लिए निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा। ऑडिटर ने कितने रुपए की वैल्यू की सर्विस प्रोवाइड की, हम अभी ऑडिटर पे है ही नहीं। ध्यान रखना, वो 5,000 रुपए ऑडिटर ने लिए, 11 लाख की कार 9 लाख में खरीद ली, तो अराउंड 2,05,000 की वैल्यू सर्विस हुई ऑडिटर की। लेकिन मुझे ऑडिटर की वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकालनी है सर, मुझे मैन्युफैक्चरर के कार की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। मैंने तुम्हें कार 11 लाख की दूसरे को देता हूं, तुम्हें 9 लाख में दे दी, बदले में तुम मुझे ऑडिट की सर्विस दोगे, उसके अलावा मैं तुम्हें 5,000 रुपया और दूंगा। सर ये 5,000 रुपया का कंसर्न जो है वो तो ऑडिट सर्विस से रिलेटेड है, और कितना भी कंफ्यूज कर लो तुम्हारा आंसर तो डायरेक्ट 27A से आ रहा है ना। जो कार मैं दूसरे को 11 लाख रुपए में दे रहा हूं, अब वो मैं तुमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने में भी दे दूं। सर एक होता डिस्काउंट नेगोशिएट हुआ है, एक होता है डिस्काउंट नेगोशिएशन। तब तो हम सेक्शन 15 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे, वहीं से आंसर आ जाएगा। सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मैंने तुम्हें कार बेची, क्या तुमने सिर्फ मुझे 9 लाख रुपए दिए या ऑडिट की सर्विस भी दी, ये सोचो आप। हम क्यों रूल में आ रहे हैं सर, एक होता है मैंने तुम्हें 11 लाख की कार 9 लाख में बेच दी, तो फिर 9 लाख ही आंसर होगा, 2 लाख का डिस्काउंट। लेकिन 9 लाख में बेचने के अलावा मैंने तुमसे ऑडिट भी करवाई है, तो ये क्या हो गया, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। अगर इस एग्जांपल में देखो तो प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो हम रूल में आएंगे, और जब हम रूल में आएंगे तो 27 जो पहला रूल है, और 27 ही लगेगा क्योंकि रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी हो तो 28, एजेंट हो तो 29, और 30 31 में तो कब जाएंगे, जब 27 28 29 फेल कर जाए, राइट। तो परफेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से, लिखना चाहें जो भी आप लिख सकते हैं। यहां पे समझा दिया।
अब देख लीजिए आप क्या लिखना चाहते हैं। बहुत सारी गंदगी मच चुकी है, देख लीजिए कुछ छूटा हुआ है, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई चीज छुटी हुई है। चलिए नीचे जा रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो रोक के देख लीजिए क्या लिखना चाहते हैं। ये आ गया। सर आपको जज करना पड़ेगा कि मैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, 2, 3 से आंसर दूं या रूल्स में आऊं। एजेंट का क्वेश्चन हो, विदाउट कंसिडरेशन का क्वेश्चन हो, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन का क्वेश्चन हो, उसके बाद तो आगे एजेंट लॉटरी वाले क्वेश्चन सब हैं ही। थोड़ा सा और भी नीचे कुछ लिखा था क्या? सर अगर मैंने डिस्काउंट नेगोशिएट करके 24,000 की चीज 20,000 में ली है तो हम नहीं आएंगे वैल्यूएशन रूल्स में। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, सर एसएटीसी कोचिंग में स्टूडेंट ए आया, उसने 10,000 रुपए दिए। सर उसने मेरे यहां काम नहीं किया, उसने अपनी दुकान से कोई गिफ्ट नहीं दिया, ठीक, और हम और आप रिलेटेड है नहीं। एक स्टूडेंट बी आया जिसने नेगोशिएशन कर लिया, बार्गेनिंग कर ली, नेगोशिएशन कर लिया कि मैं सर का पुराना स्टूडेंट हूं, सर मुझे जानते हैं, राइट, और मैं सर से ही आगे क्लास लूंगा, हम 2-3 दोस्त हैं, अभी दीजिए पैसा भैया, इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए भैया, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, देखिए दूसरे सब्जेक्ट का भी मैंने डिस्काउंट लिया है, काइंड ऑफ करके इसने डिस्काउंट ले लिया, ठीक। सर ये हमने डिस्काउंट दिया है, हमने यहां पर डिस्काउंट दिया है 1000 रुपीज का, हम 15.3 से वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, हम रूल्स में नहीं आएंगे। सर क्या बी मेरा रिलेटेड पार्टी है? नहीं। क्या उसने मेरे यहां कोई 15 दिन 10 दिन 1 महीना काम किया है? नहीं। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड वी आर नॉट रिलेटेड। तो जरूरी थोड़ी है कि एक स्टूडेंट का एडमिशन मैंने 10,000 में लिया है तो मैं सभी का एडमिशन 10,000 में लूं, नहीं तो गवर्नमेंट इसकी वैल्यू को उठा के 10,000 कर देगी। सर इस पर जीएसटी 9,000 पे लगेगा या 10,000 पे लगेगा? सर 9,000 पे ही लगेगा जीएसटी, 10,000 पे नहीं लगेगा। ये 1000 डिस्काउंट नेगोशिएशन हुआ है। अब आप बोलोगे नहीं सर ओपन मार्केट वैल्यू, हर बच्चों की फीस 10,000 पे जीएसटी दो, तब तो कोई भी आदमी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। कोई भी दुकानदार आदमी एक सामान 10 तरह के कस्टमर को 10 तरह के रेट पे बेचता है, और आप सब में ओपन मार्केट वैल्यू लगाओगे कि एक कस्टमर को तुमने 12,000 में बेचा है तो सब पर 12,000 जीएसटी लगेगा, 12,000 के हिसाब से जीएसटी लगेगा, तो वो तो नहीं होगा। चीजों को समझना, डिस्काउंट को वैल्यूएशन रूल में ना लेके आ जाना। प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है मतलब वो कोई ना कोई बेनिफिट बी ने मुझे पहुंचाया है, बी ने अपनी दुकान का कोई गिफ्ट कर दिया होगा, कुछ बी ने मेरे यहां कुछ काम कर लिया होगा, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, राइट, कुछ तो हुआ होगा तभी तो मैंने डिस्काउंट दिया है। सर अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे, वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सचेंज या फिर पुरानी चीजों का सेटलमेंट नहीं है, तो मैं इसको प्योर डिस्काउंट मान रहा हूं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसने नेगोशिएट किया। एक होता है ना कि 10,000 में एडमिशन लेने के बाद में बोला 1,000 रुपए मत दो, उसको डिस्काउंट का तो बेनिफिट नहीं मिलता, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब प्योरली ये नेगोशिएशन हुआ है डिस्काउंट का, तो वैल्यू 9,000 होगी, 10,000 नहीं होगी, राइट। ये ध्यान रखना हमेशा, फर्क है। क्या हम इस डिस्काउंट में वैल्यूएशन रूल लगा के ओपन मार्केट वैल्यू पे चले जाएं? नहीं जा सकते ओपन मार्केट वैल्यू पे। ओपन मार्केट वैल्यू में कब जाएंगे? जब प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। ये हमेशा ध्यान रखना। ये रूल 27 में कब आ रहे हैं? हम और आप रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो रूल 27 मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अगले पेज पे 2 एग्जांपल और हैं, ये लिख लीजिए।
देख लीजिए, वीडियो रोक के ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, नहीं तो आप पता चला डिस्काउंट पे भी ओपन मार्केट वैल्यू लगा दिए हैं। डिस्काउंट वर्सेस ओपन मार्केट वैल्यू। डिस्काउंट वर्सेस ओपन मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, वीडियो रोक के लिख लीजिए। सर ये दो छोटे छोटे और एग्जांपल हैं, इजी हैं, बस रूल 28 पे आ रहे हैं हम लोग। क्या कहता है पॉइंट नंबर 6, मेसर्स एक्स लिमिटेड सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस। Messrs X Limited is a supplier of security service, provided such services to Messrs Y Limited as per the contract. Messrs Y Limited to pay monthly ₹1 lakh। चलो सर, महीने का 1 लाख रुपया मिलेगा। नवंबर मंथ में, in the month of November, Messrs Y Limited supply uniforms to all employee of X Limited। एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म दे दिया उसने, क्यों देगा भाई, 20,000 रुपए खर्च करके उसने यूनिफॉर्म दे दिया। मैं आपको सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा हूं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है। 1 लाख रुपए में हमारी बात हुई है मंथली में, तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस वगैरह तो मैं ही दूंगा ना। आपने क्या किया, यूनिफॉर्म दे दिया मेरे एम्प्लॉय को अराउंड 20,000 रुपए का। एज अ रिजल्ट एक्स लिमिटेड रेज्ड द बिल ऑफ ₹80,000 in the month of November. In the given case, Messrs X Limited receives consideration for security service partially in terms of money and partially in kind uniforms. अब सर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है इसमें ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सर्विस मैं दूसरे को कितने में देता हूं नहीं दे रखा है। आपसे ही 1 लाख रुपए में बात हुई है, आई एग्री। आप ही से 1 लाख रुपए में बात हुई है, आई एग्री। लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू कब पता चलता है, जब दूसरा कोई इन्वॉल्व हो तब तो। कंफ्यूज ना होना कि सर इसमें ए जब था तो बी क्यों अप्लाई किए। सर ए है ही नहीं। ओपन मार्केट वैल्यू कोई थर्ड पार्टी एक्स का जेड लिमिटेड से डील होता 1 लाख रुपए में, तब हम लेते ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक, आप ही से 1 लाख रुपए में बात हुई और अब आपने 80,000 प्लस 20,000 का क्लॉथ दे दिया, तो हम आंसर 27 रूल बी के अकॉर्डिंग देंगे, ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। हालांकि ऐसी चीज थर्ड पार्टी पेमेंट आप 15(2) में भी पढ़े हुए हैं, 15(2) में भी पढ़े हुए हैं, पेमेंट टू थर्ड पार्टी, पेमेंट टू थर्ड पार्टी। एक कैटरर वाला एग्जांपल था, लेकिन वहां पर पेमेंट ना मॉनिटरी कंसिडरेशन थी, मॉनिटरी कंसिडरेशन। याद है आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 TTEIS, टैक्सेस, थर्ड पार्टी, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, इन सब की बात हुई थी वहां पे। सर थर्ड पार्टी पेमेंट यानी मैंने आपको पढ़ाया 10,000 रुपए का और आपने मुझे 2,000 रुपए और मेरे स्टाफ को सैलरी 8,000 की दे दी, तो वो 8,000 मेरी वैल्यू में ऐड होगा, ऐसा बताता था। सर वो कॉन्सेप्ट यहां क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आपने रुपए नहीं दिए। मेरे गार्ड को अगर आप रुपए दे देते ना, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड आपके पास आए थे उनको आप 20,000 रुपए दे देते ना और 80,000 मुझे देते, तब मैं वैल्यूएशन रूल में नहीं आता, सीधा 15(2) में जाता। 15(2) क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि आपने उनको कपड़े दिए। 15(2) नहीं लगा क्योंकि आपने मुझे 80,000 और उनको 20,000 के कपड़े दे दिए, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। यहां पर 80,000 रुपीज मॉनेटरी कंसिडरेशन है, 20,000 रुपीज इज अ वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। आइए अगला, ये एक प्योर डिस्काउंट नेगोशिएशन हुआ है। गाइडलाइंस एकेडमी नॉर्मली चार्ज ₹10,000 फॉर टीचिंग द कॉमर्स स्टूडेंट अ मेरिट स्टूडेंट्स। एक रैंक होल्डर था, पुअर फैमिली से बट कमिटेड स्टूडेंट्स, 10th-12th का बिंदास रिजल्ट, हम भी देते हैं डिस्काउंट। बच्चा अगर हमें बोलता है कि सर मेरा 10th-12th में अच्छा स्कोर था, फाउंडेशन में अच्छा स्कोर था, इंटर में, मान लो फाइनल के लिए कोई अप्रोच कर रहा है हमें और बोलता है मेरे इंटर में रैंक थी, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था, सर इस बेस पे आप क्या डिस्काउंट देंगे। सर हम दे देंगे, हम 15,000 की फीस को हम 12,000 ला देंगे। बच्चा अगर बोलता है कि मेरा इंटर में रैंक था और फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर है, मार्क्स देखिए सर 10th-12th के, हम फीस को 10,000 पे भी ला सकते हैं।
फिर बच्चा बोलता है सर फैमिली प्रॉब्लम, ये वो, मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए। बहुत बार बच्चे बैंक स्टेटमेंट भी भेजते हैं अपना, अपनी फैमिली का, पेरेंट्स का, जस्टिफाई करने के लिए कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। हम सर 2000 रुपए की 5 महीने की स्कीम लगा देते हैं स्टूडेंट्स पे। हमने तो सर 2000 रुपए पर मंथ पे 5 महीने के लिए भी क्लास बेची हुई है, पैसा मत दो ना। हमने तो ऐसे क्लास बेची है, नवंबर में तुम पूरी क्लास देखो, हमें पैसा दिसंबर से देना। 1 महीना जाओ, बच्चा बोला क्या हमें फोन करके, सर मेरा पैसा दिसंबर में आएगा आपको देने के लिए। नवंबर महीना चल रहा था, हमने एडमिशन लिया, हमने बच्चे को बोला ठीक है तुम्हारा दिसंबर फर्स्ट वीक तक क्लास चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा तभी दे देना, क्लास स्टार्ट करो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए पैसे के लिए। बच्चा नेगोशिएशन कैसे करता है हमारी टीम से, क्या बताता है, उसके पॉइंट्स में कितनी वैलिडिटी है, वो सब जज करके हमारी टीम काम करती है। सर 1-1 महीने तक पैसे नहीं लेते हैं। कुछ कुछ बच्चों को तो हमने बुक और प्रिंट और कुरियर के कॉस्ट पे क्लास दी है, जरूरत होने पे। बच्चा बोलता है मैं वेजिटेबल वेंडर हूं, यस हमारे पास एडमिशन है ऐसे बच्चों के, हमारे पास एडमिशन है जहां पर पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग, घर पे हैं वो, बीमार हैं। हमारे पास एडमिशन है जहां पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नॉन वर्किंग है, वो बच्चा घर में सबसे बड़ा है जो अर्न भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। तो हमें वहां पर सपोर्ट करना पड़ता है, जितना हो सकता है करते हैं। हम तो पहले बच्चे की इच्छा पूछते हैं कि तुम कितना पे करना चाहते हो और क्यों, और तुम इसके सपोर्ट में क्या क्या बोल सकते हो, बस बोलते चलो। मेरे से भी बात करने की जरूरत नहीं है इसमें, मेरी टीम ही जजमेंट करती है और बेस्ट प्राइस बताती है कि भाई चलो ये रहा। एक बार तो मुझे याद है आज से 3 साल पहले हमने बोला था पढ़ाई कर लो, पास कर जाने के बाद जब कमाओगे तब पैसे देना, और वो बच्चा 1 साल के बाद आके पैसे दिया। 4000 रुपए की कोई बात थी, हम बच्चे ने बोला पैसे नहीं है सर, अभी नौकरी लगेगी तब देंगे। बोला नौकरी कब लगेगी, बोला सर एग्जाम देंगे, पास कर जाएंगे, नौकरी लगेगी, पहला पेमेंट आपको। हमने पढ़ा दिया उसको, 1 साल के बाद बच्चा हमारे काउंटर पे आके पैसे दिया। सर ये प्योर नेगोशिएशन हुआ है इसमें कि एक बच्चा मेरिट के बेसिस पर अप्रोच करता है मैनेजमेंट को एंड अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को नरेट करता है। मैंने खुद ही बोला हुआ है क्लास में कि मैंने अपने टीचर को कलकत्ता में 1000 रुपए की फीस थी, 200 रुपए पर मंथ 5 महीने दिए थे। एक टीचर की 5000 की फीस थी, उनको हमने 3200 रुपए दिया। एक टीचर की 300 रुपए पर मंथ की फीस थी, 10 महीने का कोर्स था। यहां तो आप सोचेंगे सर आपने चीटिंग कर दी, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मैंने टीचर से बात की, उन्होंने बोला 300 रुपए पर मंथ लूंगा। फाउंडेशन बता रहा हूं मैं, सीए फाउंडेशन का मैथ और स्टैट्स का क्लास। एक वहां पर कोलकाता में टीचर थे, 300 रुपए पर मंथ में पढ़ाते थे और बच्चों को 10 महीने लगते थे कोर्स कंप्लीट करने में। मैंने 2 महीने में ही कोर्स कंप्लीट कर लिया, मल्टीपल बैच में। उनके 3 बैच में मैंने अटेंड किया। सर ने बोला आप तुम 3 करो या 4 करो, मुझे 300 रुपए पर मंथ चाहिए सूरज तुमसे। मैंने बहुत नेगोशिएशन कर रखा है मैं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं दे पा रहा था। मैंने अकाउंट्स के टीचर को 5000 की जगह 3200 रुपया दिया एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट ये मैथ्स था, 300 रुपया पर मंथ, 10 महीने का कोर्स 2 महीने में खत्म किया। उनके 4 बैचेज में जाता था मैं, उनके घर पे जाता था और उनके 2 बैचेस पे जाता था। वहां एक बैच में 2 क्लास लेता था, बैक टू बैक 2 रूम में, अलग अलग सब्जेक्ट, एक साथ 4 चैप्टर चल रहे होते थे। क्यों, मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं साइंस स्टूडेंट था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, एक साथ में 4 टॉपिक मैथ के चला सकता था। एक टॉपिक स्टैट्स का, 3 टॉपिक मैथ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो 8-8 सब्जेक्ट पढ़ रहा था मैथ के +2 में, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। और सर एक टीचर से मैंने इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ा, तो उनको मैंने दिया 200 रुपया पर मंथ 5 महीने के लिए। बस इतना सा खर्चा मैंने किया अपनी कोचिंग क्लास में। वहीं पर मेरे उस समय में स्टूडेंट्स देते थे, कोई 7000 का अकाउंट्स के टीचर को ले रहा था, एक टीचर मैथ का 4000 ले रहे थे और एक 3000 रुपए ले रहे थे इकोनॉमिक्स और लॉ का। जो फेमस टीचर थे वो 7000 अकाउंट्स का ले रहे थे, 4000 रुपए ले रहे थे मैथ्स का और 3000 रुपए ले रहे थे इकोनॉमिक्स और लॉ का। कितना, 14000 रुपए की चीज मैंने कितने में की, 1600 4800, 4800 में, 1/3। उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो सर झूठ नहीं बोलना है, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है और आपको डिस्कशन करना है एक अच्छे मकसद से, और हर लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने भी सपोर्ट लिया हुआ है, मैं सपोर्ट करता हूं। सर गाइडलाइंस एकेडमी मैनेजमेंट कंसिडर्ड हिज फाइनेंशियल पोजीशंस, एग्रीड टू चार्ज ओनली 5000 रुपीज। सर ये तो डिस्काउंट का केस है, ये प्योर डिस्काउंट का केस है, इसमें वैल्यूएशन रूल्स की जरूरत ही नहीं है। लिख लीजिए, वैल्यूएशन रूल नॉट एप्लीकेबल। वैल्यूएशन
रूल नॉट एप्लीकेबल। वैल्यूएशन रूल लगा कहां इसमें जो आप लगाओगे? तो सर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। सेक्शन हम लोग 15 के वैल्यूएशन रूल में आए क्योंकि हमारा सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 फेल कर गया। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये डिस्काउंट है प्रॉपर, 10,000 की चीज 5,000 में दी है, जीएसटी 5,000 में ही लगेगा। मैं कहां कह रहा हूं कि ये मेरा रिलेटिव है? क्या वो स्टूडेंट मेरा रिलेटिव है? नहीं। क्या मैंने उस स्टूडेंट को बोला क्या मेरे ऑफिस में तुम है ना काम करोगे 1 महीने के लिए, अटेंडेंस लगाओगे, 1 महीना तुम मुझे सर्विस दो? ऐसा कोई नेगोशिएशन हुआ? अगर यही बच्चा मेरे ऑफिस में 1 महीना काम कर लेता तब फिर मैं ओपन मार्केट वैल्यू में जाता, 10,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस केस में 10,000 नहीं होगा। डन। चलिए सर, तो हमने रूल 27 कंप्लीट किया। रूल 27 के अंदर डिफरेंट लेवल था। ए फेल कर गया तो बी लगाओ, बी फेल कर गया तो सी लगाओ, सी फेल कर गया तो रूल 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर में जाओ। हालांकि अब रूल 27 अलग कहता है रिलेटेड पार्टी, लेकिन एजेंट नहीं होना चाहिए। एजेंट है तो किस में जाना है? रूल 29 में जाना है। सर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिम्ड सप्लाई अगर आपने पढ़ा हो, शेड्यूल 1 सेक्शन 7 सप्लाई चैप्टर, सेक्शन 7 शेड्यूल 1 सप्लाई चैप्टर वॉल्यूम 1, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन सर के बीच में डील होती है तो आपको जीएसटी लगेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अदर देन थ्रू एन एजेंट, बोला सर एजेंट हो तो क्या करेंगे? एजेंट हो तो रूल 29 में चले जाना। अब देखिए ये भी आपको भेज रहा है कहां? रूल 30 एंड 31 इन दैट ऑर्डर। सर रूल 28 अप्लाई नहीं होगा तो आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा रूल 30 एंड 31 में। रोकने की कोशिश फिर से यहां प्रोवाइजो कर रहा है, ये प्रोवाइजो है 2। सर अगर आप इसमें चले जाते हैं या इसमें चले जाते हैं तो रूल 30 एंड 31 में जाने की जरूरत नहीं है। यानी ए अप्लाई हुआ, बी अप्लाई हुआ, नहीं तो सी बोलता है आप जाओ कहां? रूल 30 31 में। लेकिन अब सब बोलता है छोड़ो इन सब बातों को, इन सब बातों को छोड़ दो, ये लगा दो, और बोलता है सब चीज छोड़ दो, ये लगा दो। ये सबका बाप है। ये लास्ट की जो 2 लाइन है ना, ये ऊपर के सारे प्लान को कैंसिल कर देती है। रूल 28 की ये लास्ट 2 लाइन जो है अगर अप्लाई हो जाए तो ऊपर का सब जो भी लिखा हुआ है सब खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर में क्या लिखा है, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% और ये सब क्या लिखा है छोड़ दो। लास्ट की 2 लाइन अप्लाई हो रही है, जो वो बोल रहा है बस वही करो। ठीक। तो सर ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, थोड़ा बहुत कंसिडरेशन है या नहीं है? जनरली आप ब्रांच को भेजेंगे सामान या सर्विसेज देंगे तो इनवॉइसिंग तो करेंगे। आप ब्रांच को, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी को कोई गुड्स और कोई सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कंसिडरेशन ना हो। आप ट्रांजैक्शन तो उसके साथ करेंगे, इनवॉइसिंग करेंगे, कुछ पैसा तो मंगाएंगे, राइट। तो उस केस में बोलता है चूंकि तुम डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, तो 15(1) तो लगेगा नहीं। तो आंसर किससे देंगे? 15(4) रूल 28 की मदद लेंगे। ठीक है, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को रोकना है और रूल 28 को पढ़ना है। अगले पेज पे 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं, पढ़िए। एग्जाम्पल तो मैं समझाऊंगा अच्छे से, हो सकता है आपको एग्जाम्पल ना समझ में आए क्या कहना चाह रहा है। और थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का मटेरियल में ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ी सी गलती है तो मैंने उसको चेंज भी किया है। अगले पेज पे 2 एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल में इंस्टीट्यूट की बुकलेट में गलती है तो मैंने उसको अपने हिसाब से जो सही लगा उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक, चलिए वीडियो रोकिए, रूल 28 कंप्लीट कीजिए।